अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी 8 साल की थी जब भी ट्यूशन से वापस आती घबराई हुई होती। मैं उससे वजह पूछती तो नफी में सर हिलाने लगती कि कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा शायद उस्तानी काम ना करने पर डांट देती है, लेकिन वो रोज ही यूं बदहवास होती। एक दिन मैंने बेटी को ट्यूशन भेजा, लेकिन वो लौट कर ना आई। फिर हमें हॉस्पिटल से फोन आया कि एक लाश मिली है। जब मैं और मेरा शौहर हॉस्पिटल गए तो एक बच्ची का मुर्दा वजूद सामने सफेद चादर में लिपटा पड़ा था। जैसे ही मैंने चादर उठाई तो जान ही निकल गई। मेरी बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन लौट कर वापस न आई। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मेरे शौहर ने पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी। अगले रोज पुलिस वालों से जो खबर सुनने को मिली, उसने तो हमारे रहे सहे औसान भी खत्म कर दिए कि घर के करीब नहर से उन्हें एक बच्चे की लाश मिली है। हम अस्पताल आकर पहचाने। मेरे तो वजूद से ये सुनकर ही जान निकल गई थी। मैं अपना बेजान वजूद को घसीटते हुए वहाँ पहुँची थी। वो बच्ची भी सफेद चादर में लिपटी हुई लेटी थी, चेहरा तक छुपा हुआ था। वहाँ जाकर पता चला कि किसी ने उसे हविस का निशाना बनाने के बाद नहर में फेंक दिया था। मैं तो सांस लेना तक भूल गई थी। मेरी छोटी सी मासूम सी नूर तो बस 8 साल की थी। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कैसे कोई ऐसा सफाक किस्म का सलूक कर सकता है। मेरा शौहर बेतहाशा रो रहा था। कांपते हाथों से उसने उस बच्ची के मुंह से चादर उतारी थी। उसके ऐसा करने से कि मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत कुंद जहन थी, सबक ठीक से याद नहीं कर पाती थी। अभी तीसरी जमात में थी कि मुझे मेरी पड़ोसन ने कहा, उसे ट्यूशन लगवा दो। मेरे बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं और पहली पोजीशन लाते हैं। मैं तो पहले ही बेटे की पढ़ाई को लेकर परेशान थी। ट्यूशन इसलिए नहीं लगवा रही थी कि अकेली उसे कैसे कहीं भेजती। मेरा छोटा बेटा चंद माह का था, उससे बड़ा 3 साल का। फिर घर के कामकाज से मेरी जान पूरा दिन नहीं छूटती थी। उस पर बेटे की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मुझ पर थी, जो मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रही थी। मैंने पड़ोसन से कहा कि ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम्हारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो अच्छा है कि नूर भी उनके साथ ही चली जाया करेगी। मैं अगले ही दिन पड़ोसन के साथ नूर को लेकर ट्यूशन वाली खातून के पास ले गई। उसके पास बहुत से बच्चे पहले से पढ़ रहे थे। मुझे भी यही ठीक लगा। यहाँ मिस के डर से वो अच्छा पढ़ने लगेगी। घर पर तो मेरी एक नहीं सुनती थी। यहाँ मैं होमवर्क समझाकर किचन में काम करने जाती और वहाँ वो किताब पर कीड़े मकोड़े बनाने लगती। मैं जरा सा डांट डपट कर देती तो रात को अपने बाबा को मेरी शिकायत लगा देती। वो भी बेटी की मोहब्बत में मुझे खोने लगते। मुझे यही तरीका समझ आया कि ट्यूशन ही डाल दो। फीस भी मुनासिब थी। महीना भर ही नूर ट्यूशन गई थी कि उसके टेस्ट अच्छे होने लगे थे। स्कूल की टीचर उसकी तारीफ करने लगी थी। लेकिन जब से मेरी पड़ोसन अपने बच्चों के साथ मैके रहने गई थी, मेरे लिए फिर से मुश्किल हो गई थी। मैं नूर को अकेला तो जाने नहीं दे सकती थी, हालांकि ट्यूशन ज्यादा दूर नहीं था। एक बार तो मैंने छोटा बेटा गोद में उठाया, दूसरे बेटे का हाथ पकड़ा और बेटी को ट्यूशन छोड़ने चली गई। जब ट्यूशन वाली ने मुझे देखा तो कहने लगी, बहन, बच्ची को अकेला ही भेज दिया करो, सब बच्चे आते ही हैं, वो भी उनके साथ मिलकर आ जाया करेगी, चली भी जाएगी और ऐसे बच्चों में एतमाद आता है। मैं तो वैसे भी एक दिन नूर को छोड़ने जाने में हल्कान सी हो गई थी। फिर मैंने सोचा, बात तो टीचर की भी ठीक है, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, उसमें अकेले आने जाने का एतमाद होना चाहिए। अब मेरी बच्ची को अकेले ही ट्यूशन जाना पड़ रहा था। ट्यूशन 2 गलियों के फासले पर था। जिस वक्त नूर ट्यूशन जाती, मेरा छोटा बेटा उठ जाता और शोर मचाने लगता। मैं उसका फीडर बनाने में लग जाती। उसके बाद बड़ा बेटा खाने को कुछ मांगने लगता। एक के बाद एक काम मुझे चैन ना लेने देते। फिर 2 छोटे बच्चों को गोद में लिए मैं नूर को ट्यूशन छोड़ने रोज रोज तो नहीं जा सकती थी। नूर तीसरी जमात में पढ़ती थी, कुछ तो समझदार हो ही गई थी, इसलिए मैं उसे अकेले ही भेज देती थी। मेरी तवज्जो नूर से हटकर छोटे बेटों और घर के कामों में लग गई थी। मैं बस नूर को ट्यूशन भेजते वक्त दरवाजा खोले नूर को गली के मोड़ तक जाते देखकर ये समझती कि मेरा फर्ज अदा हो गया। लेकिन मेरी इस लापरवाही ने मुझे वो दिन दिखाया कि जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। मैं नूर को ट्यूशन भेजकर जल्दी से छोटे बच्चों को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहलाने लगती, साथ ही साथ रात का खाना तैयार करने लगती। मेरी बेटी नूर बहुत बातों में थी। हर वक्त वो मेरे पास खड़ी मेरे कान खाती रहती थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी
तो वो हंस हंस कर अपने क्लास के बच्चों की बातें बताने लगती थी। कौन सा बच्चा मिस को कैसे तंग करता है, उसकी दोस्तें मिलकर कौन कौन से खेल खेलती हैं। मैं जिच सी होने लगती। एक तो दिन भर के ना खत्म होने वाले काम, फिर छोटे बेटे को झूले में डाले झूला भी देखती रहती और साथ में किचन का काम भी करती। उस पर नूर की बेतुकी बातें मुझे जरा नहीं भाती थी। मैं उसे डांट देती थी कि नूर, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, मेरा दिमाग पहले खाने के लिए हसन और हुसैन कम है जो तुम्हें भी मुझसे बातें करनी होती हैं। मेरे सख्त लहजे और चिढ़कर बात करने पर वो कुछ सहम सी जाती और चुपचाप किचन से बाहर निकल जाती। एक बार वो जब ट्यूशन से आई तो बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, मम्मा, वो जो ट्यूशन वाली आंटी के अंकल हैं वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और प्यार करते हैं। मैंने नूर से कहा, इसमें बुरी बात तो नहीं है नूर, तुम प्यारी हो और अब अच्छा भी पढ़ने लगी हो, अगर वो तुम्हें प्यार करते हैं तो बुरा क्या है? वो कहने लगी, मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अंकल मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे ट्यूशन जाना ही नहीं है। मैं समझ गई थी कि नूर ट्यूशन न जाने के बहाने बना रही है। मैंने कहा, चुप रहो तुम, मैं तुम्हारी एक भी छुट्टी नहीं कराऊंगी। अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हारे टेस्ट अच्छे होने लगे हैं और एक तुम हो कि ना जाने कैसे कैसे बहाने तराशने लगी हो, वो भी इतनी सी होकर। मुझे लगा मेरी बेटी स्कूल की बच्चों के साथ रह रहकर बहाने बनाना सीख गई है। मम्मा, मुझे नहीं जाना ट्यूशन, नूर जिद करने लगी। मैंने एक थप्पड़ उसे मुंह पर लगाया। मैंने कहा, खबरदार जो बहाने बनाए। तो वो रोने लगी। मैं उसे जबरदस्ती ट्यूशन भेजती थी, लेकिन जब वो वापस आती वो डरी सहमी सी होती। मुझे लगता मेरी सख्ती से वो यूं डर रही है क्योंकि ट्यूशन जाते हुए वो ना जाने की जिद रोज ही करने लगी थी और मैं उसे डांट कर ट्यूशन भेजती थी। मुझे अपनी बच्ची के अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र तो बहुत थी कि वो अच्छा पढ़ जाए, उसके टेस्ट अच्छे हो जाएं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसका हाल कैसा गुजर रहा है। शायद मेरी जैसी सोच बहुत सी औरतों की हो। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, स्कूल जाते हुए रोते हैं, जिद करते हैं। मैंने इस बात पर ना तवज्जो दी, ना ही ये जानने की कोशिश की कि नूर आखिर क्यों ट्यूशन नहीं जाना चाहती है। नूर चुप चुप सी रहने लगी थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, उसकी रंगत पीली सी पड़ती जाती थी, पहले से बहुत कमजोर भी हो गई थी। ना अपने भाइयों के साथ मिलकर खेलती, ना ही किसी से बात करती। मुझे लगा मेरी बच्ची सोबर होती जा रही है, जिम्मेदारी से पढ़ने लगी है, उसकी तवज्जो खेल कूद से हटकर पढ़ाई पर लग गई है। मेरे लिए ये बात वायस सुकून थी। मुझे हर वक्त नूर की बेतुकी बातें सुननी नहीं पड़ती थी। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझे तंग नहीं करती थी, बस चुपचाप बैठी किताब हाथ में लिए ना जाने क्या करती रहती थी। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि नूर चुप क्यों है, बल्कि मैंने तो शुक्र किया था कि वो मेरा दिमाग अब नहीं चाटती। लेकिन अब वो ज्यादा ही चुप रहने लगी थी, अपने बाबा से भी बात नहीं करती थी। होश तो मेरे उस दिन उड़े जब मुझे उसके स्कूल से फोन आया कि नूर बेहोश हो गई है। मेरा मियाँ तो भागा भागा स्कूल पहुंचा, मैं छोटे बच्चों की वजह से नहीं जा पाई। कुछ देर बाद जब मेरा शोहर नूर को गोद में लिए घर आया तो नूर होश में थी, लेकिन मजमहल सी थी। मैंने उसे गोद में भरा, प्यार किया, गले लगाया। मियाँ से पूछा कि हुआ क्या था इसे। कहने लगा, तुम इसे नाश्ता ठीक से करवा के स्कूल भेजा करो, शायद भूखी रहती है इसलिए चकरा गई थी। मम्मा, मुझे सोना है, नूर ने बस यही कहा। मैंने उसे सोने दिया। 2 दिन बाद वो ठीक हो गई। मैंने सोचा 2 दिन से स्कूल नहीं गई तो उसे ट्यूशन भेज दूं ताकि पढ़ाई का हर्ज ना हो, लेकिन ना जाने क्यों नूर ट्यूशन के नाम बुदकने लगती थी, कहती थी नहीं जाना। अब तो वो इतनी जिद करती कि मेरी डांट का भी उस पर कोई असर ना होता। अब तो मैं उसे गुस्से से थप्पड़ भी लगा देती। एक बार नूर ट्यूशन गई तो 1 घंटे बाद वापस नहीं आई। मुझे कामों में इतनी फुर्सत भी न थी कि वक्त की देख लूं कि मेरी बच्ची अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। मेरे शोहर के दोस्तों की दावत थी, मुझे किचन से फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैं काम समेट कर बाहर निकली तो हैरान रह गई। शाम के 5 बज रहे थे और मेरी बच्ची अभी तक नहीं लौटी थी। मैंने छोटे बेटे को गोद में लिया और बड़े बेटे की उंगली पकड़ी और उनके साथ बेटी के ट्यूशन पहुंच गई। लेकिन वहां से जो सुनने को मिला, मेरी जान ही निकल गई। मेरी बच्ची तो ट्यूशन में थी ही नहीं, वो जा चुकी थी। मैंने कहा, वो तो अभी तक घर नहीं पहुंची। उसकी टीचर ने कहा, लेकिन वो तो यहाँ से जा चुकी है और बहुत देर पहले ही जा चुकी थी। मेरा तो एक रंग आकर गुजर गया, मेरा तो सर ही चकरा गया था। कहाँ गई थी मेरी बच्ची? मैं गलियों में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अड़ोस पड़ोस के कई घरों में पूछा,
लेकिन किसी को नहीं पता था कि नूर कहाँ है। मैंने घबरा कर अपने शोहर को फोन कर दिया। वो भी भागे भागे घर पहुँचे, नूर को ढूंढने चले गए। शाम से रात हो गई लेकिन नूर का कुछ पता न चल सका। मेरा तो रो रो के बुरा हाल था। बिल आखिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखवानी पड़ी, मस्जिद में ऐलान भी करवाया, लेकिन नूर कहीं नजर न आई। पुलिस जब घर पहुंची तो चंद सवालात किए और चाय पीकर तसल्ली देकर चले गए। पूरी रात मेरी और मेरे शोहर की आंखों में गुजरी। मेरी बच्ची कहाँ जा सकती थी, वो तो किसी को जानती तक नहीं थी। पूरी रात रोते बिलखते मेरी कटी थी। न खाने का होश था, न ही घर का और न ही छोटे बच्चों का। ना जाने कब रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। मम्मा मम्मा मुझे ढूंढ लो, मैं कहाँ छुपी हूँ। नूर की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। नूर नूर चिल्लाते हुए मैं अपने कमरे से निकल गई, लेकिन नूर तो कहीं थी ही नहीं। मैं फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वाले रात को आए, कहने लगे आप लोगों को किसी पर शक है तो बता दे। हम भला क्या बताते, ऐसा कुछ तो था भी नहीं। मेरे मियाँ ने घर के गली में घूमने वाले उन लोगों पर शक जाहिर किया जो कचरा उठाने के लिए बोरे उठाए घूमते हैं। ये शायद ट्यूशन से वापसी पर अकेली बच्ची देखकर किसी कचरा उठाने वाले ने उसे अपने बोरे में ही न डाल लिया हो। मुझे हर पल नूर का ख्याल आने लगा था। कभी लगता वो मेरे गले लगी हुई है, कभी लगता अभी भागती हुई आकर मेरी आंखों पर हाथ रख देगी। मेरी मासूम सी बच्ची ना जाने कहाँ चली गई थी। अगले रोज पुलिस वालों से जो खबर सुनने को मिली उसने तो हमारे रहे सहे औसान भी खता कर दिए कि घर के करीब नहर से उन्हें एक बच्ची की लाश मिली है। हम अस्पताल आकर पहचान ले। मेरे तो वजूद से ये सुनकर ही जान निकल गई थी। मैं अपना बेजान वजूद को घसीटते हुए वहाँ पहुँची थी। वो बच्ची भी सफेद चादर में लिपटी हुई लेटी थी, चेहरा तक छुपा हुआ था। वहाँ जाकर पता चला कि किसी ने उसे हवीस का निशाना बनाने के बाद नहर में फेंक दिया था। मैं तो सांस लेना तक भूल गई थी। मेरी छोटी सी मासूम सी नूर तो बस 8 साल की थी। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कैसे कोई ऐसा सफाक किस्म का सलूक कर सकता है। मेरा शोहर बेतहाशा रो रहा था। कांपते हाथों से उसने उस बच्चे के मुंह से चादर उतारी थी कि उसे देखते ही मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। वो नूर ही थी, मेरी बच्ची। मुझे लगा मेरी जिंदगी लुट चुकी हो। मेरी बच्ची को बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। उसके हाथ पर सुराख किए गए थे जैसे कील ठोके गए हों। उसके जिस्म पर जले हुए निशानात थे। उसे देखकर मैं मर ही तो गई थी। 2 दिन मुझ पर गशी के दौरे पड़ते रहे। बड़ी बेरहमी से मेरी बच्ची को मारा गया था। अपनी हवीस उसकी नाजुक से वजूद से पूरी की गई थी। ये सोचकर ही मेरा दिल दहल सा गया था कि कैसे कोई शख्स इतना बेरहम और सफाक हो सकता है। क्या हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह के कलमा गो हैं? क्या हम मुसलमान कहलाने के काबिल भी हैं? हवीस के पुजारियों को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है, तो मुसलमान होने का हक कैसे हो सकता है? बात अब पुरानी सी होने लगी, लेकिन हमारा जख्म हरा था। पुलिस वाले बस ये कह देते कि हम कोशिश कर रहे हैं और पसे पर्दा डालकर मेरे शोहर को पुलिस स्टेशन से वापस भेज देते। मुझे बैठे बैठे एक बार याद आने लगा कि नूर ट्यूशन में किसी अंकल का बड़ी नागवारी से जिक्र करती थी। कहती थी, मामा वो मेरे मुंह पर चूमते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, वो मुझे गोद में लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बंद दिमाग की गिरहें अब खुलने लगी थी। जब मैं अपनी बेटी खो चुकी थी, मैंने नूर से कहा, बेटा तुम्हारे गाल पर तो तुम्हारे बाबा भी चूम लेते हैं, बच्चों से सब भी प्यार करते हैं। मेरी बात पर नूर कहने लगती, बाबा करते हैं तो अच्छा लगता है मम्मा, वो अंकल करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शायद नूर को बताना नहीं आ रहा था या वो मुझे समझा नहीं पा रही थी। मैंने उसकी बात आम तौर पर ही ली थी, लेकिन शायद बात इतनी आम नहीं थी। वो ट्यूशन जाने से घबराती थी, रोती थी, जिद करती थी। अगर उसे पढ़ाई पर दिल ना लगता तो स्कूल जाने पर भी जिद करती, लेकिन वो स्कूल जाती हुई तो आराम से चली जाती थी। कोई ना कोई मसला तो जरूर उसे ट्यूशन में था। मैंने अपने शोहर से इस बात का जिक्र किया। पहले तो मुझ पर बरस पड़ा कि जब नूर ने तुम्हें ये सब बातें बताई थी तो तुमने उन्हें नजरअंदाज कैसे कर दिया। फिर पुलिस से सादा बात की। दूसरे ही दिन ट्यूशन वाली खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो साफ मुकर गया। उनकी गली में मौजूद सीसीटीवी कैमरे से नजर आया कि जैसे ही नूर ट्यूशन से बाहर निकली थी, वो शख्स उसका हाथ पकड़े जबरदस्ती उसे गोद में लेकर दूसरी गली में गायब हो गया। पुलिस ने उस शख्स पर जब रिमांड किया तो वो सब सच उगल गया। कहने लगा,
मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अदालत में भी वो अपने जुर्म का एतराफ करने लगा। उसे ये दिलासा दिया गया था कि अगर तुम सच कह दो तो माफी मिल जाएगी। वो कहने लगा उसे नूर अच्छी लगती थी, उसे हमेशा से छोटी बच्चों की हवीस थी, उन्हें देखकर वो बेइख्तियार से हो जाता था। उसकी कोई औलाद ना थी। नूर से पहले भी वो कई बच्चों के साथ ज्यादती कर चुका था, क्योंकि ये बात उसके इख्तियार से बाहर थी। नूर को पहले अपनी गोद में बिठाने लगा। उसे प्यार करने का अंदाज और नियत गलत थी, इसलिए नूर उससे उलझन सी महसूस करती थी। वो रोज रोज उसे अपनी गोद में बिठाता और वाहियात हरकतें करता जो देखने वालों की नजरों से ओझल होती। नूर के जब बर्दाश्त से बाहर मामला हुआ तो उस शख्स की गोद में ना बैठने की जिद करने लगी। वो रोती और जिद करने लगती कि वो अंकल की गोद में नहीं बैठेगी। ये बात उस शख्स से बर्दाश्त ना हुई तो एक दिन मौका देखकर वो नूर को नहर के पास जबरदस्ती ले गया। नहर के पास बहुत से दरख्त मौजूद थे। वहीं उसने पहले तो नूर को अजियत से दो चार किया। जलता हुआ सिगरेट उसके वजूद पर लगाता रहा कि वो क्यों उसकी गोद में ना बैठने की जिद करती थी। फिर उसके साथ ज्यादती की। नूर उसी दौरान दम तोड़ चुकी थी। उसके मरते ही उस शख्स ने उसे नहर में फेंक दिया। उस शख्स के मुंह से ये बयान सुनकर मेरा जी चाहा कोई तेज धार वाला चाकू पकड़ूं और उस शख्स को चीरती चली जाऊं, उसके तमाम आज़ा काट कर फेंक दूं। वो माजरत की दरखास्त करने लगा। अदालत ने अगली पेशी का जब कहा, मेरा जब्त जवाब दे गया। मैं खड़ी होकर चिल्ला कर बोली कि जब ये शख्स अपना जुर्म कबूल कर चुका है तो आप लोग उसे सजा क्यों नहीं दे रहे? आप लोग उसे अभी मेरे सामने फांसी पर लटका दें। ऐसे लोगों को एक दिन भी जीने का हक नहीं है। मैं तड़प कर चिल्लाई थी। मेरा कलेजा तो जैसे कट सा गया था। जज मुझे कहने लगा, देखें बीबी, कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं। मैं रोने लगी। उस शख्स को फांसी की सजा तो जरूर सुनाई गई थी, लेकिन 6 माह बाद की, और ये 6 माह मेरे लिए आजमाइश थे। चंद दिन बाद ही वो ट्यूशन वाली मेरे घर आई, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी मैं उसके शोहर को माफ कर दूं क्योंकि उसका भी कोई सहारा नहीं है। मैंने उसे तासुफ से देखा। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को माफ कर दूं जो छोटी सी बच्चों के साथ बेरहम सलूक करता है ताकि फिर कोई नूर उसकी हवीस बन जाए। अरे तुम्हें तो ऐसे शोहर को खुद ही मार डालना चाहिए था। क्या अगर नूर तुम्हारी बेटी होती और उसे इस तरह बेरहमी से मारा जाता तो क्या उसके जुर्म को माफ करती? वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, हम ना जाने क्यों जुर्म को पाक कर रखते हैं। अगर जज की जगह मैं होती तो उसे चौराहे पर बरहना करके फांसी दे देती और ऐसी बेरहम मौत देती कि वो बाकी ऐसे मर्दों के लिए इबरत का निशान बन जाता। कैसे किसी मासूम सी बच्ची के बारे में ऐसा घटिया सोचा जा सकता है? उसकी इस गलीज सोच और अमल ने इंसानियत पर हमारा एतमाद ही खत्म कर दिया है। इंसान अपने इंसानी दर्जे से उतरकर जानवर बन चुका है। क्या सगी बेटी ही बेटी नजर आती है? दूसरों की बेटी भी अपनी बेटी लग सकती है अगर आप अंदर के शैतान को मात दे दी जाए। वो औरत खामोशी से वापस चली गई। उस शख्स को फांसी हो गई। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि ये जुल्म अब भी जारी है क्योंकि सजा हर एक को नहीं मिल रही, या उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा नहीं मिल रही जिस पर बाकी के लोग तौबा कर सके। फिर ये भी सोचती हूँ कि घर के झमेलों में हम औरतें बच्चों की बातों को नजरअंदाज कर जाती हैं, जिन पर संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर मैं बर वक्त नूर की बात को संजीदगी से सुन लेती तो मेरी बेटी जिंदा होती। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना और बताना चाहिए, और अगर वो हमसे कोई ऐसी शिकायत करे तो हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी सब माओं से अपील है, अपनी बच्चियों को अकेला बाहर मत भेजें, उन्हें अपनी नजरों से दूर ना करें।